हाय दोस्तों, इस EHS गुलाब चंद्र यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे को लोगों को जो है सेफ्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। रिस्क असेसमेंट के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि तो रिस्क असेसमेंट बनाया कैसे जाता है, इसकी क्या जरूरत है। देखिए, हर कंस्ट्रक्शन साइट पे, इंडस्ट्रियल साइट पे रिस्क असेसमेंट की जरूरत होती है, उसको बनाना पड़ता है। काफ़ी लोग इसको नहीं बना पाते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग पूर्ण रूप से जो है जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है, और हीरा क्या होता है, और SSPD क्या होता है, और रिस्क रेटिंग क्या होता है, और जो है 5 टूल्स क्या है, इसके 5 टूल्स क्या है रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए, उसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट होता क्या है? तो रिस्क असेसमेंट होता है द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम ए हैजर्ड, taking into account the adequacy of any existing control and deciding whether or not the risk is acceptable। इसका मतलब होता है किसी खतरे के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उत्पन्न होने वाले खतरे का मूल्यांकन करना कि वह स्वीकार्य है या नहीं, उसी को जोखिम का आकलन कहते हैं, अर्थात रिस्क असेसमेंट कहते हैं। हैजर्ड क्या होता है? इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस or an occurrence which has the potential to cause harm to people, damage to property or environment। अर्थात यह किसी पदार्थ द्वारा होने वाली घटना की एक अंतर्निहित शक्ति है जिसमें संपत्ति, लोगों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग जो है हैजर्ड कहते हैं। तो रिस्क क्या होता है? द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। इट इज the likelihood of harm resulting from a hazard। अर्थात कुछ घटित होने की संभावना जिससे हमारे उद्देश्य पर प्रभाव पड़ेगा और यह खतरे से उत्पन्न होने वाले नुकसान की संभावना है, उसी को हम लोग रिस्क कहते हैं। अभी हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए कौन सा टूल्स यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसे हम डिटरमाइनिंग कंट्रोल अथवा हायरार्की के नाम से जानते हैं। तो हायरार्की 5 चीज़ों का हम इसमें उपयोग करते हैं। इसमें नंबर 1 है एलिमिनेशन, नंबर 2 है सब्स्टिट्यूशन, नंबर 3 है इंजीनियरिंग कंट्रोल, नंबर 4 है एडमिनिस्ट्रेशन और नंबर 5 है PPE। इनका उपयोग करके हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं और ये हमारे कार्य के लिए और दुर्घटना न हो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है अगर हम इनका उपयोग करते हैं और इसका सही ढंग से साइट पर फॉलो करते हैं। तो इलिमिनेशन, इलिमिनेट द हैजर्ड, खतरे को निकाल देना जो है वो इलिमिनेशन कहा जाता है। नंबर 2 है सब्स्टिट्यूशन, यूज द रिस्क बाय सब्स्टिट्यूटिंग द हैजर्डस कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिविटी, मतलब किसी रिस्क को बांट देना, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है होना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। मशीन गार्ड, जो भी मशीन टूल्स यूज होगा उसमें जो है सेफ्टी गार्ड लगे रहने चाहिए। वेंटिलेशन, कार्य के क्षेत्र में हवा तथा शुद्ध हवा और पर्याप्त हवा पहुंचाने का कार्य करते हैं। डस्ट कलेक्टर, धूल को कलेक्ट करने वाला, इकट्ठा करने वाला कोई हम लोग इक्विपमेंट, मशीन यूज करते हैं। और साउंड इंक्लोजर, आवाज़ को कम करने का कोई इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हैं, तो वो इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंतर्गत आता है। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, जिसमें विजुअल डिस्प्ले आता है कि हम साइनेज लगाते हैं और सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ बोर्ड्स लगाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में आता है। डूज एंड डोंट का कुछ इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में आता है। डिस्प्ले ऑफ हैजर्डस सिंबल्स, कुछ जो है खतरों के बारे में हम लोग बोर्ड लगाते हैं, साइनेज लगाते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। डायरेक्शन एरो, जो एरो लगाते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। डिस्प्ले ऑफ सेफ वर्किंग लोड, कितना किसी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है या पैसेंजर होस्ट है तो उसका कितना कैपेसिटी है उसके बारे में हम लोग बोलते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में आता है।
सेफ हाइट, सुरक्षित हाइट है कार्य करने के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। सेफ ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, परमिसिबल लिमिट्स, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। और यूज ऑफ ट्रेंड पर्सनल, आदमी जो कार्य करने वाला है वो ट्रेंड होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। यूज ऑफ वर्क परमिट सिस्टम, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। पीरियोडिक इंस्पेक्शन की बात करते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है। और प्रोसेस, फ्लो, इमिशन, ऐसे शब्दों का रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में आते हैं। अभी है पीपीई। पीपीई का अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आदमी के स्वयं की सुरक्षा के लिए जो है उपयोग करते हैं, वो हमारा पीपीई कहा जाता है। तो रिस्क असेसमेंट में हम जब भी पीपीई का उपयोग करते हैं, पीपीई की बात करते हैं, ऐसे शब्दों का अगर हम उपयोग करते हैं रिस्क असेसमेंट में, तो वो हमारा जो है पीपीई के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग एसएसपीडी के बारे में जानेंगे कि एसएसपीडी होता क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है और इसका स्कोर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। यस होता है स्केल, अगर कोई सामान गिरता है तो कितनी दूरी तक जो है इम्पैक्ट होगा, उसका कितनी दूरी तक फर्क पड़ेगा, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो स्केल होता है। जिसमें हम पहला है नंबर 1 है रिस्क इज कंटेन्ड विद इन द वर्क स्टेशन और वर्क एरिया। नंबर 2 है रिस्क इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंटेन्ड विद इन द साइट ऑफ एक्टिविटी। तो जो एरिया में कार्य चल रहा है उस एरिया से थोड़ा सा जो है दूर तक वह कार्य इफेक्ट कर सकता है, लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग 2 नंबर देते हैं। नंबर 3 है रिस्क माइग्रेट आउटसाइड द साइट ऑफ एक्टिविटी इनटू लोकल कम्युनिटी। तो 3 नंबर हम तब देते हैं जब हमारा जो कार्य करते हैं उसकी वजह से हमारे कार्य के बाहरी क्षेत्र तक जो है इफेक्ट पड़ता है, लोगों को प्रभावित करता है, तो उसमें हम 3 नंबर देते हैं। और चौथा है रिस्क माइग्रेट आउटसाइड द रीजन इन विच द वर्क साइट इज लोकेटेड। जहाँ हमारा साइट है उसके बाहर वाले अगर इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं हमारे कार्य की वजह से, तो उसमें हम लोग 4 नंबर देते हैं। नंबर 2 है सेवरिटी। सेवरिटी का मतलब होता है कि किसी भी आदमी को कितना चोट लग सकता है या हमारे एरिया में कितना नुकसान पहुंच सकता है, कितना कम पहुंच सकता है, कितना अधिक पहुंच सकता है, उसका हम लोग रेटिंग करते हैं। जिसमें है नंबर 1 है मिल्ड रिस्क। 1 नंबर हम लोग देते हैं मिल्ड रिस्क को, जो लिटिल और नो पोटेंशियल और हार्म, तो बहुत माइनर चोट लगता है जिसमें ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती, उसमें हम लोग 1 नंबर देते हैं। नंबर 2 है इसमें मॉडरेट, जो स्लाइटली हार्मफुल, थोड़ा सा अधिक चोट लगता है, मिल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा चोट लगती है, वो जो है मॉडरेट होता है, इसमें हम लोग 2 नंबर देते हैं। नंबर 3 है सीरियस, ये हार्मफुल बट नॉट पोटेंशियल फैटल टू प्लांट। सो इसमें जो है हार्मफुल है, नुकसानदायक है, लेकिन किसी की जान नहीं जा सकती, इसके लिए हम लोग 3 नंबर देते हैं। नंबर 4 है सेवर, तो वेरी हार्मफुल एंड पोटेंशियल फैटल, तो इसमें जो है फैटल होने का चांसेस होता है, इसके लिए इसमें हम लोग 4 नंबर देते हैं। नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में संभावना, कितने दुर्घटना कितने समय में होने की संभावना है, वो इसमें आता है। तो इसमें है नंबर 1 सेल्डम, मे अकर जस्ट वंस और मे नॉट अकर एट ऑल इन वंस वर्क लाइफ स्पैन। तो यह दुर्घटना जस्ट तुरंत हो सकती है और लास्ट तक मेरा काम खत्म होने तक जो है किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सकती, वो जो है सेल्डम में आता है, इसमें हम लोग 1 नंबर देते हैं। नंबर 2 है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट में क्या होता है, अकर्स एट लीस्ट वंस एवरी ईयर बट नॉट मोर देन 2 टाइम्स इन ए ईयर। तो इसमें एटलीस्ट जो है 1 होती है ईयर, साल में 1 दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ज़्यादा 2 से ज़्यादा इसमें दुर्घटनाएं नहीं हो सकती, तो इंटरमिटेंट है जो है इसमें 2 नंबर हम लोग देते हैं। नंबर 3 है रेगुलर और रिपीटेड, अकर्स एटलीस्ट वंस एवरी मंथ। तो महीने में 1 हो सकता है या
ज़्यादा 10-15 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग जो है 3 नंबर देते हैं। नंबर 4 है रूटीन, तो डेली हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग अगर ऐसा चांसेस है कि दुर्घटनाएं रोज़ हो सकती हैं या डेली हो सकती हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है 4 नंबर देते हैं। नंबर 4 है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का उपयोग हम रिस्क को कितने समय में ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इसमें दिया जाता है। तो इसमें नंबर 1 है शॉर्ट टर्म रिस्क, जिसमें है रिस्क कैन बी करेक्टेड विद इन द सेम डे। रिस्क को उसी दिन ठीक किया जा सकता है, इसके लिए 1 नंबर देते हैं। नंबर 2 है मीडियम टर्म रिस्क, रिस्क कैन बी करेक्टेड इन अबाउट 3 to 12 मंथ। तो यह करेक्टेबल है, इसको हम लोग 3 से 12 महीने के अंदर ठीक कर सकते हैं। नंबर 3 है लॉन्ग टर्म रिस्क, तो रिस्क डिफ़िकल्ट टू करेक्ट, इसको जो है ठीक करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 1 से 3 साल के अंदर हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नंबर 4 है इरिवर्सिबल रिस्क, इसमें कंट्रोलेबल बट नॉट करेक्टेबल, यह कंट्रोलेबल है लेकिन इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम लोग इसे 4 नंबर देते हैं। तो ये रहा ड्यूरेशन, और ये हमारा SSPD जो हमारे रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए काफ़ी ही उपयोगी और महत्वपूर्ण भाग है। अब हम लोग रिस्क असेसमेंट कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट जो है उसको लेकर उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से रिस्क असेसमेंट बनाया जाता है और उसमें कौन कौन से कंटेंट से होते हैं, जिसका क्या मीनिंग से होता है, उसके अंतर्गत क्या आता है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है एक रजिस्टर आता है जिसमें लिखा जाता है रजिस्टर ऑफ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क। तो ये आपका फॉर्मेट का नाम हो जाता है। इसके बाद नीचे प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है और इसके बाद उसके नीचे दिया जाता है नेम ऑफ प्रोसेस या क्या एक्टिविटी है उसको लिखा जाता है। इसके बाद फॉर्मेट का रिवीजन नंबर वगैरह रहता है, फॉर्मेट नंबर रहता है। ये सारी चीज़ें हर कंपनी अपने अपने तरीके से करती है। ऊपर का फॉर्मेट रहता है, नीचे का फॉर्मेट भी काफ़ी कंपनियां अलग अलग तरीके से यूज करती हैं, लेकिन जो है एक फॉर्मेट जो है सामने आपके वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला उसका फॉर्मेट में सीरियल नंबर है, तो जो एक्टिविटी वाइज हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक जो है नंबर वाइज हम लोग करते जाते हैं। देखिए, कोई भी रिस्क असेसमेंट बनाना है तो हमको मेथड स्टेटमेंट पढ़ना है। मेथड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही हमको कोई भी रिस्क असेसमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मेथड स्टेटमेंट में सारे सिस्टम दिए जाते हैं और क्या क्या टूल्स यूज होंगे और कौन कौन से तरीके से कार्य करना है, क्या क्या स्टेप है कार्य करने का, वो सारी चीज़ें मेथड स्टेटमेंट में दिया जाता है। इसके बाद सेम वही स्टेप हम लोग रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 1। तो इसके बाद क्या आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी चाहे प्रोडक्ट बोलिए चाहे सर्विस बोलिए, जो भी कार्य है, जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं आप, वही एक्टिविटी में आएगा। जैसे कि आप जो है ऊंचाई पे किधर कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हाइट वर्क मीन्स, या फिर आप जैसे कि शटरिंग का काम करने के लिए जा रहे हैं, शटरिंग का कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा नंबर 1 पे शटरिंग वर्क। इसके बाद है R/NR। तो R का मतलब होता है रूटीन और NR का मतलब होता है नॉन रूटीन। तो रूटीन का मतलब होता है जो कार्य हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, रोज का कार्य रहता है, उसको रूटीन बोलते हैं। और जो कार्य कभी कभी करना होता है उसको जो है हम लोग नॉन रूटीन बोलते हैं। इसके बाद आता है N/AB। N का मतलब होता है नॉर्मल और B का मतलब होता है एब नॉर्मल। तो नॉर्मल मतलब कार्य जो चल रहा है वो ज़्यादा रिस्की नहीं है, वो नॉर्मल में हो जाता है, और कार्य जो चल रहा है उसमें ज़्यादा रिस्क है तो वो एब नॉर्मल में आता है। इसके बाद है हैजर्ड। तो जो कार्य चल रहा है उसमें क्या खतरा है, शटरिंग का कार्य चल रहा है तो उसमें खतरा क्या है वो इसमें लिखना है। तो खतरा क्या है, जैसे कि शटरिंग का कार्य चल रहा है, अगर ऊंचाई पे चल रहा है तो उधर से आदमी गिर सकता है, तो उसके लिए प्लेटफार्म होना चाहिए, और सामान गिर सकता है। तो हैजर्ड में क्या होगा, वो सामान। तो सामान क्या है, फॉल ऑफ मटेरियल। तो हैजर्ड में हो जाएगा फॉल ऑफ मटेरियल। इसके बाद है OHS रिस्क।
तो रिस्क क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। तो उसमें सेफ्टी रिस्क क्या है? ये हेड इंजरी, तो किसी आदमी के ऊपर अगर कोई सामान गिरेगा तो हेड इंजरी हो सकती है, इसके लिए इसमें आ जाएगा हेड इंजरी। इसके बाद जो है अगला कॉलम है वो एग्जिस्टिंग कंट्रोल। एग्जिस्टिंग कंट्रोल में हम लोग जो है हायरार्की है आपका वो यूज करते हैं। कुछ कंपनियां यूज करती हैं, कुछ कंपनियां यूज नहीं करती हैं, उसमें आइडेंटिफाई नहीं करती हैं, कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? अब सामान गिरेगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है? तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर नीचे गिरेगा तो उधर हम लोग फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। सपोज एक्सटर्नल में काम कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग कैच नेट प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे। सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे तो सामान नीचे नहीं गिरेगा, तो ये फॉल प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा, आदमी जो कार्य कर रहा है उसको पीपीई प्रोवाइड करना पड़ेगा। मीन्स कैसा है? उसको सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, तो हेलमेट रहेगा तो सामान गिरेगा तो सर बचेगा, तो इसमें आ जाएगा। तो फॉल प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइड, वर्कर शुड बी सेफ्टी हेलमेट शुड बी यूज्ड। आज जो है इस प्रकार से इस कॉलम में आएगा। इसके बाद आता है आपका इसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल और सब्स्टिट्यूशन, आइसोलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, पीपी आदि को इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद है रेसिडुअल रिस्क कंट्रोल, मतलब हमने जो SSPD देखा, स्केल, सेवरिटी, प्रोबेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ये हमने आपको बताया। उसका जो मार्क है उसका नंबर किस प्रकार से देते हैं, तो इसको इसमें लिखना है। अगर इसमें स्केल में क्या लिखते हैं कि सामान वहीं पे गिरेगा, जगह पे गिरेगा, दूर नहीं जाएगा, तो इसमें हम लोग 1 नंबर देते हैं। ठीक है। सेवरिटी क्या है? सेवरिटी मतलब कितना मार लगेगा, आदमी का सर फट सकता है। अगर सर फट सकता है सामान गिरने से तो 2 नंबर हम लोग दे सकते हैं, या और ज़्यादा अगर इंजरी हो सकती है तो 3 नंबर दे सकते हैं। उससे भी ज़्यादा अगर डेथ हो सकता है तो हम लोग 4 नंबर देंगे। लेकिन अगर इंजरी हो सकती है तो थोड़ा सा मार लग सकता है तो उसमें 2 नंबर देंगे। अगर एकदम माइनर लग सकता है तो 1 नंबर देंगे सेवरिटी में। और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब कितने समय में दुर्घटना हो सकती है। ये काम चल रहा है तो 1 दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, किस प्रकार से हो सकती है उसके हिसाब से हम लोग इसमें नंबर डालते हैं। तो जो हमने आपको इसके पहले बता चुका है। दूसरा है, अगला है ड्यूरेबिलिटी, या अर्थात ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में कितने समय में उस कार्य को, अगर हम जहाँ पे कार्य कर रहे हैं उसको हमको ठीक करने में कितना समय लग सकता है, रिस्क को रोकने में कितना समय लगेगा, उस समय को आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें नंबर देते हैं। जो हमने पहले बता चुका है कि यहाँ पे उसको आपको देखना पड़ेगा कि इतना नंबर यहाँ पे आएगा, तो ये ड्यूरेशन हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल रेटिंग। इसका टोटल रेटिंग निकालते हैं कि कितना रेटिंग हुआ। तो स्केल इंटू सेवरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू ड्यूरेशन, ये चारों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चारों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा रिस्क रेटिंग होता है, तो वो रिस्क रेटिंग हमारा हो जाता है। दूसरा आगे उसके है डिटरमाइंड कंट्रोल। डिटरमाइंड कंट्रोल हम तभी लिखते हैं, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट जो आता है, रिस्क असेसमेंट का बना के आता है, उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है लोग जो है डिटरमाइन कंट्रोल में ही पॉइंट्स लिखते हैं। डिटरमाइन कंट्रोल का पॉइंट तभी लिखना है जब आपने जो है पहले जो है एक्सीडिंग कंट्रोल में जो लिखा है वहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तभी आपका पॉइंट जो है डिटरमाइन कंट्रोल में आना चाहिए। अदरवाइज डिटरमाइन कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। अगर डिटरमाइन कंट्रोल में आ रहा है तो उसके लिए आपको अलग से कुछ ना कुछ प्रोविज़न करना है, जिससे कि हम रिस्क को रोक सकें। हमारा जो है जो हाई रिस्क हो रहा है उसकी हाई लेवल को हम जो है कम कर सकें। उसके लिए तब हम जाके यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं कुछ भी, अदरवाइज वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं। इसके बाद जो है इस फॉर्मेट में नीचे जो है अपना प्रिपेयर्ड बाई और रिवाइव्ड बाई जो है ये अप्रूवल रहता है, उसमें नीचे नाम और सिग्नेचर लिखना है, वो करके फिर हम लोग जो है रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है ये फॉर्मेट में रिस्क असेसमेंट आसानी से बना सकते हैं। दूसरा जो है एक चीज़ देखिए, किसी भी प्रकार का किसी भी कंपनी का आप जो है रिस्क असेसमेंट लेंगे, उसमें 3 चीज़ें जो है रहती हैं। ये 3 चीज़ें आपके पास आना चाहिए। 3 चीज़ अगर आ रही है
तो आप आराम से रिस्क असेसमेंट बना सकते हो। तो उसमें क्या होता है, हैजर्ड है और OHS रिस्क है और EHS एक्सीडेंट कंट्रोल मेजर। ये जो है अपना इसको 3 कॉलम में अगर आपने भरना जान गया तो पूरा रिस्क असेसमेंट आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हैजर्ड क्या है ये हमको जानना जरूरी होता है, OHS रिस्क क्या है इसको जानना जरूरी होता है, और इसका एक्सीडेंट कंट्रोल्स हमको क्या, ये सब रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए वो इसमें आता है। इसको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।